नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है 26/11 का। जी हाँ, 26/11/2008 की वो मनहूस रात की तो कोई याद करना नहीं चाहेगा, लेकिन जब जब इसकी बरसी आती है तो लोग जो है थोड़ा सा इसको याद ताज़ा कर लेते हैं। 15 साल पहले की उस बात को भुलाने की हम भी पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं भी पत्रकार था, उस रात मैं भी यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन जो चीज़ देखा मैंने, संजय सिंह जी हमारे खास मेहमान हैं आज के। उस समय देखा था कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो लंबी दूरी जो गाड़ियाँ आती है, वहाँ जो एक स्टेशन है, उस पर जो मुसाफिर लोग थे जो ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे, उनके ऊपर अचानक अंधाधुंध फायरिंग, हैंड ग्रेनेड जो फेंकी गई कसाब द्वारा। तो संजय जी वहाँ पर लाइव थे, वहाँ पर सब पत्रकारिता कर रहे थे। तो हमने सोचा 26/11 है तो हम उनको जो है अपने चैनल पर एक किस तरह का वहाँ उसमें खौफ था, किस तरह का माहौल था, किस तरह का पैनिक था, उससे थोड़ा सा हम रूबरू होंगे। सर एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, जो 26/11 की रात थी, आप तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन तक सो भी नहीं पाए होंगे, दिन रात लगे पड़े थे, यहाँ से लेके CST से लेके ताज से ओबेरॉय से मरीन हाउस। तो उस समय जो मुंबई के ऊपर खौफ था, किस तरह बयान करेंगे आप? देखिए, किसी पत्रकार की लाइफ में ये मेरे ख्याल से सबसे चैलेंजिंग और सबसे रिस्की चीज़ था। और ये एक ऐसी चीज़ हुई थी 26/11 का अटैक, जो पत्रकार के या मेरे मानस पटल पर ऐसे अंकित हो चुका है कि हमने बहुत सारे एक्चुअली में देखिए इस तरह की चीज़ें कवर की है। मुंबई में 1993 का जो ब्लास्ट हुआ था, या उसके बाद वाले ब्लास्ट वगैरह हुए थे। इसके पहले के जो ब्लास्ट होते थे उसमें ये होता था कि जो आतंकवादी थे वो बॉम्ब प्लांट करते थे और भाग जाया करते थे। बिल्कुल। यहाँ पे ये था कि पहली बार मुंबई में दुश्मन है, आतंकवादी, और सामने से आया और सामने लड़ रहा है। वो जो खौफनाक रात मुझे भूलती नहीं, मुझे अभी भी याद है। 26 नवंबर की रात को मैं मेरे बिल्डिंग के नीचे सिर्फ वॉक वगैरह कर रहा था, और सडनली जैसे मैसेज मालूम पड़ा, मैंने घर भी नहीं गया, तुरंत टैक्सी पकड़ा और मैं यहाँ पहुँचा। और मेरा कैमरामैन ऑलरेडी वहाँ पे नज़दीक में कोई था, उसको बुलवा लिया था। मेरे पहुँचने के बाद हेमंत करकरे पहुँचे थे, जो हेमंत करकरे के आखिरी विजुअल आप देखेंगे, जो ATS चीफ थे। और उसके बाद मैं VT स्टेशन पर गया, और चूंकि एक तरह से पुलिस ने जाने का रास्ता बंद किया था, तो मैं घूमकर प्लेटफॉर्म नंबर 18 तब नया बना था, वहाँ से गया। जाते पहुँचते जो मैंने नज़ारा देखा, बहुत भयंकर नज़ारा था। चप्पल गिरी हुई है, लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं, खून हर जगह दिखाई दे रहा, अंग प्रत्यंग कहीं पे टूट के गिरे हुए हैं। तो मैंने वो देखा और उसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी। और जो देख रहा था उस वक्त मैं डिस्क्राइब कर रहा था जा रहा था। जैसे मैं जब पहुंचा तो मुझे सब खाली कारतूस भी दिखे, जो कसाब और उसका साथी फायर करके लोग गए थे वो दिखे थे। हाँ, अबू इस्माइल और कसाब वहाँ से थोड़ी देर पहले निकले थे, तो उनके जो कारतूस थे वो मैंने देखे। इनफैक्ट वहीं पर मुझे हैंड ग्रेनेड भी दिखा था, जो एक्सप्लोड नहीं हुआ था, और मैं उससे सिर्फ 6 इंच दूर था। और उस वक्त रिपोर्टिंग की जो धुनकी थी, इतना नज़ारे देख के कि दिमाग में शायद वो सुन हो गया था, मैं एनालाइज नहीं कर पाया। मैं रिपोर्टिंग करते हुए बता रहा था कि देखिए ये हैंड ग्रेनेड जो एक्सप्लोड नहीं हुआ। और बाद में ख्याल आया कि ये हरकत, हाँ, बेवकूफ़ाना भी हरकत हो सकती थी, लेकिन ऐसा नज़ारा देखा नहीं था। तो मैंने CST पे कवर किया था। उसके बाद में मैं पीछे के रास्ते से गया था ऑल द वे मरीन लाइन्स, अपना गिरगांव चौपाटी के यहाँ पे। और तब जब वहीं जैसे पहुंचा था, तुरंत कसाब को उन्होंने वहाँ पे पकड़ा था और उसको लेकर गए थे। फिर उसके बाद मैंने जाके रिपोर्टिंग की थी अपना ट्राइडेंट ओबेरॉय होटल वाला। और सबसे आखिर वाली जो रिपोर्टिंग थी वो ताज की थी, क्योंकि ताज होटल का जो हमला था वो सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक चला था। कुल हमला 59 आवर्स तक चला था। गुरुवार को शुरू हुआ था, शनिवार की दोपहर के आसपास खत्म हो गया था। और मुझे याद है कि वो लगातार वो 59 आवर्स तक सो नहीं पाए थे। एक्चुअली में ये हाल था। और खाने वाने के नाम पे कुछ नहीं था। मुझे याद है ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक पब्लिक टॉयलेट था। पब्लिक टॉयलेट का केयर टेकर था, वो अपने जिस स्टोव पे चाय बनाता था, उसकी चाय और बिस्किट के भरोसे अगले 59 आवर्स तक जागते रहे, और उसके भरोसे एक्चुअली में पूरा काम करते रहे। और ऐसा लगा कि 10 आतंकवादी जो आए थे, उन्होंने मुंबई को, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स को, या इतने पूरे शहर को जो आज तक कभी डरा नहीं था, उसको कुछ वक्त के लिए होस्टेज सा बना लिया था। वो आता था। और हर तरह के पत्रकार मैंने देखे थे जब पहुंचे थे अगले 1 से 2 दिनों में। मुझे याद है कि आप हमारे टीम में थे, और आप थाने से तुरंत आप उसी रात को आप पहुंच गए थे। मतलब जैसे आपको पता चला, हम तो ट्रेन शूटिंग करते आ रहे थे, लोग रिएक्शन ले रहे थे। मुझे याद था कि मतलब जैसे हमले का पता चला कि थाने से CST आने में आपको सिर्फ 1 घंटे का वक्त लगा था। CST उतर के वहां से गेटवे तक पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लगा था। तो
जिस हिसाब से पत्रकारों ने भी काम किया तो ऐसी जो चीज़ थी वो कभी हमने देखी नहीं थी, और एक तरह से जो खामियां थी वो भी बहुत बुरी तरह से उजागर हो गई थी, क्योंकि दुश्मन सामने से पहली बार मुंबई में लड़ रहा था और हमला कर रहा था। संजय जी, एक चीज़ है, 26/11 हुआ हर साल बड़ा मतलब एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं लोग और अपने शहीदों को याद करते हैं, लेकिन आज लोग आज भी सवाल करते हैं कि इतना बड़ा हमला हुआ और उसमें पाकिस्तान का नाम आया और पूरा जिस तरह कसाब को पकड़ा गया उसमें वहाँ पर कुछ लोग जो उनके आका थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट की जगह अगर जो मौजूदा गवर्नमेंट अगर है अगर रहती तो क्या वहाँ पर फिर से वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ बड़ा हो सकता था? देखिए आज की सिचुएशन में, आज की सिचुएशन देखिए चीजें अलग होती है। जब हम देश की बात करते हैं तो इंडिया रिप्रेजेंट होता है, इंडिया में किसकी सरकार है वो रिप्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी तो उसके बाद की जो सरकार आई थी उसके पास ऑप्शन थे, पिछले 10 साल में भी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती थी, या तो सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया करता है, इंडिया की कोई सरकार करती नहीं। अगर कोई सरकार या उसके लोग अगर उसकी क्रेडिट लेते हैं तो एक तरह से इंडिया की अथॉरिटी को अंडरमाइन करते हैं और अपनी सरकार उपलब्धि को गिनाने की कोशिश करते हैं। तो तमाम चीज था, आज भी लोग हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करने से पिछले 8-10 साल में किसी ने कोई रोका नहीं था। क्वेश्चन इसका था कि जो 10 लोग आए थे वो तो फुट सोल्जर्स से उन्होंने यहाँ पे हमला वगैरह किया, लेकिन उसके लिए बहुत जबरदस्त प्लानिंग लगी होगी, और वो जो प्लानिंग और कॉन्स्पिरेसी थी उसमें बड़े बड़े लेवल के लोग इन्वॉल्व हुए होंगे। और उसके बाद वो जो मास्टरमाइंड थे वो आज भी जो जिंदा है, और वो मतलब किसी न तरह से इंडिया के कब्जे में नहीं है। तो उसके बारे में जो भी केस चला, कसाब को फांसी हो गई और तमाम चीजें हो गया, लेकिन किसी भी हमले में जब तक मास्टरमाइंड नहीं पकड़े जाते हैं तब तक नहीं होता। ये सिर्फ अकेला केस नहीं है, आपको 1993 के मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसके भी जो मास्टरमाइंड थे कहाँ पकड़े गए? कहाँ आपके पास हमें टाइगर मेमन मिलता है, कहाँ दाऊद इब्राहिम मिलता है, कहाँ अनीस इब्राहिम मिला है? नहीं मिला। ये लगभग हर हमले की कहानी लगी इसी तरीके से हुआ है कि मास्टरमाइंड जो है वो मिलना ये नहीं है। और आप ऐसा भी देखा जाए कि 1995 से मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, आज 2023 में हम हैं, इसमें अलग अलग लोगों की सरकारें रही हैं, अलग अलग पार्टियों की, और लगभग हर पार्टी के सरकार के वक्त में किसी न किसी तरह के आतंकवादी हमले हुए हैं। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि एक किसी के वक्त में आतंकवादी हमला नहीं हुआ। तो उस तरह के आतंकवादी हमले हुए हैं। अब ये सरकार के ऊपर होता है कि वो किस तरह से उसको डील करती, कानूनी तौर पे डील करती है या सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर करती है। मुझे लगता है कि इसको एज अ गवर्नमेंट या इंडिया के तौर पे देखा जाना चाहिए, नॉट पार्टी। लेकिन जिस तरह से माहौल बना हुआ था उस समय, जिस तरह से मुंबई पैनिक में था और पूरा देश पैनिक में था और पाकिस्तान का सीधा सीधा नाम आ रहा था, नहीं लगता था कि कुछ पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया गया उसके बदले? बिल्कुल, मुझे लगता है सिर्फ ये हमला नहीं, और भी जो बाकी तमाम हमले हुए हैं उसमें भी नहीं सिखाया गया है। अलावा भी मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग पार्टियों के टाइम पर जो हुए थे उसमें भी कोई सबक सिखाया नहीं गया है, और अगर स्ट्रांगली सबक सिखाया जाता तो चीजें नहीं होती। ऐसी बात नहीं कि यहाँ तक कि संसद भवन में भी हमले हुए। हाँ, संसद पर हमला हुआ, तब अलग पार्टी की सरकार थी, और उसके बाद भी ये हमले लगातार होते रहे हैं। पुलवामा भी आतंकवादी हमला ही था, तो हर तौर पे होते रहे हैं। तो अगर आपको सरकार, और हम सब जानते हैं कि ये जो हमले होते हैं इसका जो ओरिजिन पॉइंट किधर है, उसका सोर्स पॉइंट तो आपके पड़ोस में ही है। आपको ही पता कौन सी सरकार है, कौन सी पड़ोस की एजेंसी है वो चीजें करती है। तो वहां तक तो पहुंचने की किसी भी सरकार ने उस लेवल पर जो चीज थी वो की नहीं है। हाँ, सिर्फ ये है कि हमारी सुरक्षा खामियां जो है, हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेसिटी है, वो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज होकर इसके बीच में आती है। जो मुंबई के 26/11 के हमले में भी बहुत बुरी तरह से वो भी चीजें एक्सपोज हो गई थी। ये अलग बात थी कि इसके पहले हमारी जो पुलिस थी वो ट्रेन नहीं थी आमने सामने आतंकवादियों का सामना करने के लिए। और तो एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जिस तरह से 93 का ब्लास्ट हुआ वहाँ पर भी जो RDX आए थे वो समुद्र के रास्ते से आए थे और ये भी आतंकवादी समुद्र रास्ते आए थे। तो क्या लगता है कि 93 के ब्लास्ट से लोग ने कोई हमारी जो खुफिया हो चाहे पुलिस विभाग हो कोई मतलब सबक नहीं लिया और इजीली जो है ये सब होने दिया? देखिए, सबक तो लिया था, उनका दावा है सबक लिया था, और तमाम अलग अलग तौर पे उन्होंने इंटर कोऑर्डिनेशन की थी, गश्त बढ़ाई थी, नौकाएं करी थी। बट 26/11 के ऊपर एक प्रधान कमेटी की एक रिपोर्ट भी आई थी। एक तो कसाब पे मामला चला तो क्रिमिनल केस था, प्रधान कमेटी जो थी उसकी ये थी कि सुरक्षा खामियों में कहाँ चूक वगैरह हुई थी, और वो रिपोर्ट भी आई थी। और उस रिपोर्ट को भी एक्चुअली में खामियां उजागर हुई थी और पता चला था कहाँ कहाँ खामियां हैं। बट सबसे पहली चीज़ है कि उस रिपोर्ट को भी
आप एक्सेप्ट जब तक नहीं करोगे तब तक आप खामियों को सुधार नहीं पाओगे। तो कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी को, उसको जो अपने चेहरे चमकाने की जो जरूरत उसे लगती है, उस चक्कर में इस तरह के जो कमेटी की रिपोर्ट्स वगैरह होती है, इंक्वायरी वगैरह की, वो उसको लोग पूरी तरह से मानते नहीं है। इसी वजह से कि सुरक्षा खामियों में चूक हमेशा रहती है। प्रधान कमेटी की रिपोर्ट भी अगर देखी जाए तो उसमें इसी तरह से बताया गया था कि किस तरह की खामियां थी, चूक थी। सरकार का दावा है कि उसने उसके बाद में काफ़ी तौर पे इंटर कोऑर्डिनेशन किया था और तमाम ये की थी। और बहुत लंबी सी लाइन वगैरह होती है, तो उसके में पूरी तरह से रोक पाना बहुत मुश्किल काम भी होता है। बट उसके बाद भी मुझे लगता है कि एजेंसियों का काम ही यही है ना जी, दे आर एक्चुअली फॉर दिस ओनली, इस तरह से रोकने वगैरह इनका काम है। और वहाँ पे उस जो फेलियर है वो तो है ही। देखा जाए तो जो आतंकवादी आए थे 9 तो पहले ही मार दिए थे, 10वां था कसाब जिसको बाद में फांसी दी गई। तो क्या कसाब को फांसी देने के बाद उन लोगों को न्याय मिला जो इसके शिकार हुए थे, या मुंबई को न्याय मिला आपको लगता है? क्योंकि उनके मास्टरमाइंड सब अभी आज भी अवेलेबल हैं और अब दूसरा भी अंजाम दे सकते हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं। मुझे लगता है देखिए, सिर्फ एक कसाब को फांसी देने से और बाकी 9 लोग को मारने से इसको पूर्ण न्याय नहीं करते। जब तक आप इसके मास्टरमाइंड, इसके मेंटर्स, इसके सोर्स पॉइंट को जब तक आप है ना सजा नहीं देते, जब तक उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, तब तक ये जो न्याय है मुझे लगता है कि वो पूर्ण न्याय नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल से अधूरा न्याय ही उन तमाम लोग के लिए जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन तमाम पुलिस अधिकारियों के लिए, अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के लिए, सेना के अधिकारियों के लिए जिन्होंने लड़ते हुए अपनी जान दी, जिनके परिवार ने अपना एक प्रिय व्यक्ति खोया है, उसके साथ तभी न्याय होगा जब हम उसके जो मास्टरमाइंड, उसके जो सोर्स पॉइंट है उसको पनिश करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है संजय जी, आपने काफ़ी अनुभवी हैं, आपने देखा होगा, यहाँ के सिस्टम भी देख रहे हैं आप, क्या फिर से 26/11 जैसी कोई वारदात हो सकती है? देखिए, मुंबई कर पूछता है ये सवाल एक्चुअली मुझसे ज़्यादा उस एजेंसीज को और इस सरकार को एक्चुअली में देना चाहिए कि क्या वो एश्योर कर सकते हैं क्या। क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग सरकारें बदली, अलग अलग सरकारों के तौर पे अलग अलग लोग आए और उन लोगों ने सबने दावा यही किया और अपनी पूर्ववर्ती सरकारों को उन्होंने कोसा जरूर, लेकिन उनमें से भी कोई एक चीज़ ऐसे बोल नहीं सकता है कि भाई ये ऐसे इस तरह का हमला नहीं होगा। सवाल ये होता है जैसे हम मोबाइल अपग्रेड होता है या हमारे ऐप अपग्रेड होता है, आतंकवादी या क्रिमिनल्स अपने आप को अपग्रेड होते रहते हैं और उसी प्रपोर्शन में एजेंसीज जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज उसको भी अपग्रेड होते रहना पड़ेगा। और वो अगर नहीं करेंगे तब वो जो गैप है वो एक्चुअली में रह जाएगा। अमेरिका में जो उनका 9/11 हुआ था, उसके बाद से अमेरिका ने अपने आप को जिस हिसाब से किया उसके बाद से आपको नहीं मिला, तो वो लेवल का करना चाहिए। तो ये जवाब एक्चुअली में जिन लोगों को हम वोट दे के चुनते हैं या जो उस कुर्सी पर बैठे हैं एजेंसीज के, उनको देना चाहिए कि क्या वो हमारे मुंबई के लोगों को एश्योर कर सकते हैं कि 26/11 जैसी जो चीज़ है वापस नहीं होगी। खासकर देखा जाए तो मुंबई में 15 साल के बाद तो ऐसी वारदात नहीं हुई। ऐसा लगता है कि आतंकवादियों में थोड़ा सा डर जरूर है कि कुछ इसका रिएक्शन अलग हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, आतंकवादी देखता है इसको मुंबई पे हमला करना है या इंडिया पे हमला करना है, क्वेश्चन ही। अब ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि 15 साल से उसके बाद से नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छा काम हुआ है, कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ है और कुछ एजेंसी ने बेहतर तरीके से काम हुआ है। और ये भी देखना चाहिए कि उसके दौरान में देश के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पे आतंकवादी की जो हरकतें थी वो कामयाब हुई है कि नहीं हुई है, उस तौर पे भी देखना चाहिए। मतलब हमको इधर मुंबई को देखना चाहिए बट इंडिया एज ए इंडिया होल देखना चाहिए। बिकॉज जब ये लोग हमला मुंबई पे करते हैं तो उनको पता है कि हम इंडिया के फाइनेंशियल नर्व सेंटर, फाइनेंशियल कैपिटल पे हमला कर रहे हैं और सारी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। तो हम मुंबई पे हमला भी इंडिया पे ही हमला है, और वैसे ही जब इंडिया पे कहीं और भी हमला होगा तो हमको उसी नज़र से देखना चाहिए। धन्यवाद संजय जी। तो ये थे संजय सिंह जी जो काफ़ी अपने अनुभव के बारे में बता रहे थे। 26/11 के जो उस रात से लेके हमला खत्म होने तक जो है लगातार रिपोर्टिंग में तैनात थे, साथ में हम भी थे वहाँ पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 26/11 जैसे वारदातें आगे भविष्य में भारत के लिए चिंता का विषय हो सकती है? तो जवाब में तो हर कोई कहता कि नहीं, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत पर हमला कर सके या मुंबई पर हमला कर सके। तो हम भी यही चाहते हैं कि शांति से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और अगर किसी ने आग दिखाने की कोशिश की तो उसको करारा जवाब दिया जाए। ये भी बहुत हमारे देश के लिए भाग्य की बात है, और देश जो है मजबूत हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। तो सर, हम अगले वीडियो के लिए फिर आपसे मुलाकात लेंगे, तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। और आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय हिंद।